सदर साहब तो यहाँ पे 10 साल से आ रहे और मैं तो सिर्फ अभी आई, तो बेशक मेरे को देख के समझ में आ रहा कि क्यों जो है सदर साहब सीमांचल के लिए इतनी आवाज़ उठाते या इतनी बात करते। यहाँ पे आप देखिए इतनी गुर्बत है, इतना ये जो है अंडर डेवलप्ड एरिया है, तो यहाँ पे और हर किसी ने यहाँ पे जो नज़रअंदाज किया है यहाँ के लोगों को। आप देखिए नरेंद्र मोदी आए थे अरारिया में आके वो बोल रहे कि सीमांचल में ही का जो ही हिस्सा है वहाँ आके बोल रहे कि पटना में उन्होंने जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। अब बिहार के चुनाव बहुत करीब है, 11 तारीख को वोटिंग होनी है। उससे पहले चुनाव प्रचार यानी कल 5 बजे लास्ट है और उसके समाप्त हो जाएंगे सब। फिर जो स्टार प्रचारक जो भी लोग आए थे सब अपने अपने क्षेत्र वापस चले जाएंगे। अब सवाल ये है कि भाई कितनी मेहनत रंग लाती है और क्या जो जनता के बीच में जिस तरह से इन्होंने बातों को रखा है, क्या इसका फ़र्क जो है मेंटलिटी तौर पर उन पर कितना पड़ा है और क्या लोग इस बार सचमुच MIM को चाहते हैं सत्ता में देखना। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी लगातार सीमांचल में आकर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सीमांचल का बेटा बनने जा रहा है और इस सीमांचल को बदहाली से दूर करना है। कल उन्होंने आखिरी सभा संबोधित लोहागारा में उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मुसलमानों को हक चाहिए, दलितों और पिछड़ों को हक चाहिए तो उनके लिए खुलकर बोलना पड़ेगा और आने वाले वक्त में अगर सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनता है तो सीमांचल की बदहाली को दूर करना पहली प्राथमिकता होगी। क्या सचमुच लग रहा है ऐसा कुछ होने जा रहा है? अगर होने जा रहा है तो क्या सीमांचल की बदहाली ख़त्म होगी? क्या फटेहाली जो है वो ख़त्म होगी? क्या गरीबी ख़त्म होगी? क्या यहाँ के लोग जो आज भी दूसरे राज्यों में जो रोज़गार के लिए जाते हैं उनको बिहारी कह के मार के भगाया जाता है, क्या इन चीज़ों को सचमुच बदलने जा रहे हैं? क्या ऐसी उम्मीदें लगाया जाए? क्योंकि कल असदुद्दीन ओवैसी ने कल मंच से जो कहा है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता दिख रहा है कि शायद कुछ ऐसा हो सकता है। हम जानने की कोशिश करते हैं। शाहिदा फलक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जबकि हैदराबाद के क्योंकि स्टार प्रचारक के रूप में आई हैं और पार्टी के महिलाओं में से एक कद्दावर नेता भी मानी जाती हैं और लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से राब्ता कर रही हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रही हैं जोरों शोरों से। मगर आखिरी दिन कल है इनका और कल फिर ये वापस चली जाएंगे। आज बहुत मुश्किल से समय मिला है, बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है फलक जी, तैयारी जिस हिसाब से आप लोग की चल रही है, कितनी सीटों पे अब आप अपने आप को सिक्योर दिख रही हैं? और रही बात कल असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से जो कहा है उन्होंने, उस पर कितना फ़र्क पड़ता दिख रहा है आपको? देखिए जो इतने दिन से हम कैंपेन कर रहे और जितने भी सीट पे हम लड़ रहे हैं, हर सीट पर जो है हमारे लोग फील्ड पर है 24 घंटे। हम लोगों से मिल रहे हैं, हर वार्ड के लोगों से हम मिल रहे हैं, हर जितना हो सकता है हम आवाम तक जो है अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है कुछ लोग हैं हमारी पार्टी के जो लगातार काम पे लगे हुए हैं। हमने कोशिश पूरी की है और हमें ये लग भी रहा है कि अब सीमांचल की आवाम जो है वो बेदार है, वो अवेयर है और वो समझ चुकी है कि अब जो है हमें यहाँ के जो लीडर्स हैं उनको बदलना है। अब जो है उनको एक नई अपनी जो पार्टी जो आवाज़ उठाती है उनको ही चुनना है। देखिए सदर साहब मंच से कभी कभी वो काफ़ी भावुक अंदाज में कहते हैं। मैं जब भी सदन में बोलता हूँ सीमांचल को लेकर डीपली सोचता हूँ तो सीमांचल के दर्द झलकता है मेरे आँखों में और मैं सीमांचल को अक्सर मैं बोलता हूँ। क्या उनको लगता है सीमांचल की ऐसी क्या बेबसी है जो सदर साहब को बोलना पड़ता है? देखिए सदर साहब तो यहाँ पे 10 साल से आ रहे और मैं तो सिर्फ अभी आई, तो बेशक मेरे को देख के समझ में आ रहा कि क्यों जो है सदर साहब सीमांचल के लिए इतनी आवाज़ उठाते या इतनी बात करते। यहाँ पे आप देखिए इतनी गुर्बत है, इतना ये जो है अंडर डेवलप्ड एरिया है, तो यहाँ पे और हर किसी ने यहाँ पे जो नज़रअंदाज किया है यहाँ के लोगों को। आप देखिए नरेंद्र मोदी आए थे अरारिया में आके वो बोल रहे कि सीमांचल में ही का जो ही हिस्सा है वहाँ आके बोल रहे कि पटना में उन्होंने जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई, सभी यूनिवर्सिटीज़ बनाए और कुछ 2 शहरों में ये बनाया वो बनाया, तो फिर सीमांचल में क्यों कुछ नहीं बनाया? और आप देखिए कल जो पब्लिक मीटिंग थी, उस पब्लिक मीटिंग से मैं निकली तो एक 3 बच्चियाँ छोटे 4, 5, 6 साल के मुझसे आके बात करने लगे। तो मैं पूछी क्या पढ़ रहे? तो बोले नहीं हम तो दुकान पे काम करते, वो पापड़ बेच रहे थे, चाय बेच रहे थे, छोटे बच्चियाँ। फिर एक डोर टू डोर जगह एक गई, एक बच्ची थी होगी 12, 13, 14 साल की। मैं पूछी पढ़ रहे क्या? बोले तो यहाँ पे स्कूल ही नहीं है। तो क्यों यहाँ पे किसी ने भी स्कूल कॉलेज बनाने का काम नहीं किया? नदी एक है एक एरिया में, वहाँ पे पूरा पानी आ जाता है, इतना कर गए नदी। हाँ, पूरा लोगों को जो इतनी प्रॉब्लम होती है वो नदी की वजह से। तो ये जो
नज़रअंदाज जो नाइंसाफ़ी इतने सालों से जो है बेइंतहा नाइंसाफ़ी सीमांचल के लोगों के साथ हुई है, और सीमांचल को अब जो है मजलिस की ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ पे है। और इंशाल्लाह हम मरते दम तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल की लड़ाई लड़ेगी। अच्छा, एक बात, असदुद्दीन ओवैसी दलित पिछड़े सभी की बात कर रहे हैं। कल उन्होंने मंच से जो नारा लगाया आखिरी वक्त पे, उन्होंने कहा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, उन्होंने कहा जो है मुसलमान जिंदाबाद, फिर पठान जिंदाबाद, सारे लोगों को। दलितों की बात आई जब, फिर नारे में दलित के वर्ड गायब हो जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा? या फिर आप दलितों की भी दलितों को तो आप ऐसा कहें नहीं कि पिछड़ों में धकेल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वहाँ पे जो मंच था, जो ऑडियंस थी, उस हिसाब से बात की उन्होंने। और उन्होंने सीमांचल की अवाम जिंदाबाद कहा, तो क्या सीमांचल की अवाम में सिर्फ मुसलमान हैं? दूसरे लोग भी तो है। तो हम बात तो सबकी ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा सीमांचल जिंदाबाद, वो हमेशा हिंदुस्तान जिंदाबाद का भी नारा लगाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ पब्लिक मीटिंग्स में वो जो है झंडा लेके जा रहे थे हिंदुस्तान। झंडा बच्चे को, किसी बच्चे को उन्होंने दे दिया। यहाँ पे जो दूसरे महागठबंधन का भी जो एक उम्मीदवार है, वो तो लोगों को तलवारें बांट रहा है। हम ये काम थोड़ी कर रहे हैं। हम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो झंडा दिया, हम तो चाहते हैं यहाँ के लोगों के हाथ में कलम आए। हम यहाँ कोई तलवार बांटने का काम नहीं कर रहे। हम यहाँ पे लोगों के बच्चों को कलम देना चाहते हैं। फलक, अब भी आपको लग रहा है कि इंडिया अलायंस से एनडीए जो है तलवार बांट करके देश को बांटने की कोशिश कर रही है, और आपको लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। अब आपका ये कहना है, तो क्या सचमुच ऐसा हो रहा है या फिर बैकडोर से कुछ और हो रहा है? आप देखिए, जब पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला किया था, तो सबसे ज़्यादा खिलाफ पाकिस्तान के किसने बोला था? सभी ने देखा भाई, सभी पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे ज़्यादा जो है जमकर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बात को रख रहे थे। वो दूसरे मुल्कों में भी गए। तो हम तो जो है जोड़ने का ही काम कर रहे हैं। और जो दीगर पार्टीज है, बीजेपी तो जो है खुलेआम बांटने की बात करती, उस पर तो कोई शक नहीं है, वो तो खुलेआम बोलते। दूसरे पार्टीज जो है, उन लोग थोड़ा कंपटीशन में जा रहे बीजेपी से। ये सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व तो है। अब हिंदुत्व का कंपटीशन हो रहा है पार्टीज में कि कौन ज़्यादा बड़ा हिंदू है, कौन ज़्यादा हिंदुत्व दिखाएगा। तो वो लोग ये काम कर रहे हैं। हम बांटने का काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ हमारा हक मांग रहे हैं। हम जो है हमेशा से चाहते हैं कि यहाँ पे सभी समाज के लोग, सभी मज़हब के लोग मिलजुल कर रहे और सबको बराबर की हिस्सेदारी मिले। फलक, क्योंकि संविधान की दुहाई असदुद्दीन ओवैसी साहब भी देते हैं, संविधान की दुहाई भारतीय जनता पार्टी भी देते हैं, और कांग्रेस वाले भी दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि संविधान की दुहाई देने से ज़्यादा संविधान के रूपरेखा पर काम होना चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी संविधान के रूपरेखा पर काम कर रहे हैं? आपको कोई शक है? उन्होंने कब जो है संविधान के रूपरेखा पे काम नहीं किया? वो तो बोलते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर जो है वो बी.आर. अम्बेडकर साहब हैं। और बी.आर. अम्बेडकर साहब की तौहीन किसने की थी? अमित शाह ने। ये बोल रहे कि तो ट्रेंड चल रहा अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, तो उसके खिलाफ हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये कहना है कि हिंदुस्तान के अब तक के सबसे बड़े लीडर बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। वो संविधान को मानते हैं और संविधान के तहत ही चलते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी आजकल आए हुए हैं सीमांचल, कह रहे हैं कि ओवैसी साहब एक ही धर्म की राजनीति करते हैं, इसीलिए हम लोग शामिल नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है, ऐसा सही में हो रहा है? देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी जो है उनके मैडम के बोलने पे यहाँ पे आए हैं। उन जैसे लोगों को हम मीर सादिक, मीर जाफ़र कहते हैं, क्योंकि वो जो है हमारे वोट बांटने का काम कर रहे हैं। हम जो है धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन हम सिर्फ हमारा हक मांग रहे हैं। जब उनके पार्टी के लोग खामोश थे, वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। भाई, आपको तो इजाज़त लेनी पड़ती है, जो कांग्रेस के नेता होते हैं उनको तो इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन हम खुलकर आवाज़ उठाते हैं। और आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, 4-5 सीट से क्या होता? कोई एक आके बोल रहा कि यहाँ पे कोई यूपी से आके बोल रहा कि इनके थोड़े सीटों से क्या होने वाला है। तो आप क्यों महाराष्ट्र में सिर्फ 10-15 सीट पे लड़े थे? वहाँ पे आप सरकार बना ले रहे थे आपके 10-15 सीट से। यूपी में क्या आपने सरकार बनाई? अभी तक नहीं बनाई, तो क्या आप इलेक्शन ही नहीं लड़ोगे? और ये क्या बात हुई कि कुछ सीटों से क्या होगा? क्या यहाँ पे 243 सीट्स है, क्या बीजेपी अकेले सरकार बना पाएगी? क्या जेडीयू बना? सबको अलायंस में ही आना है, सबके अलायंस में ही आना है। तो इसलिए हम भी लड़ रहे हैं। अधिकार तो सबको है लड़ने का। अच्छा, कैराना के सांसद इकरा हसन जी आई हुए हैं, क्योंकि आप भी आई हुए हैं तो स्टार प्रचारक के रूप में। अब वो अपने मंच पे तो असदुद्दीन ओवैसी जी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, मगर वो कहीं ना कहीं अपने भाषण में वो ज़रूर कहते हैं कि हमारे भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं आपको नहीं लगता कि उनके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है कहीं असदुद्दीन ओवैसी को लेके? देखिए,
वो एक दायरे में रह के बोल रहे, लेकिन जो काम करना है वो काम तो वही कर रहे। वो दुश्मनों के हाथों की तलवार बन रहे। मतलब आप भी मान रही हैं कि जो उनके लिए इकरा हसन जो है अब आपके अपने दुश्मन बन गए हैं? दुश्मन नहीं बन गए, लेकिन दुश्मन के हाथों की तलवार तो ज़रूर बन गई है। देखिए, कहावत वही है ना? हम तो खुश होते थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वहाँ भी यूपी में भी उनके खिलाफ हम लोगों ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। हम तो खुश होते कि भाई चलो एक बच्ची है जो ख़वातीन है, जो पार्लियामेंट में है हमारे लिए। लेकिन वो जो है ना, दुश्मनों के हाथों की अब तलवार बन रही। तो ये बात को तो देख के हमको बहुत अफसोस हो रहा कि ये जो काम यहाँ पे करने आई है, जो लोगों को बहका रहे हैं कि वोट बढ़ जाएंगे या बीजेपी आ जाएगी, ये बहुत गलत है। ये उनको बोलने का हक नहीं है। अधिकार सबको है लड़ने का। उनकी पार्टी भी संविधान सबके लिए बराबर है। कुछ सीटों पर ही लड़े थे उनकी पार्टी भी, तो क्या उनकी पार्टी हर जगह सरकार बना ली? तो ये उनका कहना गलत है। अच्छा, क्या अगर 2029 की बात कर ले, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे, तो क्या जाएंगे आप कैराना, जहाँ से इकरा हसन सांसद है, क्या उनके चिट्ठे खोलेंगे आप जाके वहाँ पे? देखिए, वो फैसला तो जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे। हम वहाँ पे इलेक्शन तो ज़रूर लड़ेंगे। क्या करना है क्या नहीं करना है, किन सीटों पर लड़ेंगे, उसका फैसला तो जो है जब देखा जाएगा। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ही, क्योंकि ये राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जब सांसद बने तो इन 2 वोटों से ही बने हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब और इनके लोगों ने वोट किया, तभी जाकर के राज्यसभा सांसद बन के आए हैं और आज दुहाई देते हैं MIM को कि वो बी टीम बनकर काम कर रही है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में अब इमरान प्रतापगढ़ी का उल्टी गिनती शुरू हो गई है? देखिए, ये बात तो मैंने पहले भी कहा है कि वो हमारे सदर साहब के तुफैल में ही जो है राज्यसभा MP बने, हमारे ही वोट से। तो जो है उनको तो, जो हमको छेड़ेगा उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारी ज़ुबान खुलेगी तो मजलिस की पार्टी के हर नेता में जो है इतनी ज़ुबान है। हमारे सदर से हमको ये हिम्मत मिलती है, हम बोलते हैं और हम उनको अगर हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे तो नहीं। अब देखिए क्या होता है भाई, अगर वो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं तो हम भी तो उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। चलिए, आखिरी सवाल ले लेंगे। चुनाव प्रचार प्रसार जो है कल होना है, 5 बजे तक लास्ट हो जाएगा। क्या अनुमान लग रहा है अब आपको क्या लगने लगा है ये क्या होगा अब, जो जिस क्षेत्र में आप दौरा कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, क्या होने जा रहा है? क्योंकि आखिरी सवाल है। और आपको क्या आपके हिसाब से क्या होने जा रहा है? नहीं, इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होने वाले हैं। कामयाबी मिलेगी मजलिस को। बस हमने मेहनत पूरी की है। अब अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह का क्या फ़ैसला आता है, जो भी फ़ैसला आता है हमें कबूल है। लेकिन आवाम से अपील है कि वो बहुत ही चुनाव करीब है, सोच समझकर फ़ैसला ले ले। और मुझे यकीन है कि जनता ने अब तक फ़ैसला ले लिया है, मजलिस यहाँ से कामयाब होगी। और फलक, जब गांव के बीच में जा रही हो, महिलाओं के साथ कुछ तस्वीरें आपके हम तक पहुंचती हैं, बहुत डीपली आप मिलती हो, लगता है कि एक माँ बेटी बात कर रही है। क्या आपको ऐसा लग जाता है जो इतनी क्लोजली होकर बात करती हैं? देखिए, जो उन लोग का जज्बा है, मेरा छोड़ दो, अब मैं जब जा रही हूँ, जो खुशी से वो लोग आके मेरे से बात कर रहे और बोल रहे कि आप बेफिक्र रहो, हमें पता है कि हमारे लिए आवाज़ कौन उठा रहा है। और जो उनकी तकलीफ़ें हैं वो तो देख के मुझे बस बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। और उन लोगों का जज्बा देख के भी मेरे को भी हिम्मत आ रही है और अच्छा लग रहा है कि नहीं, अब इनके लिए तो हम ज़रूर काम करेंगे। हमारी पार्टी जो है ज़रूर काम करेगी और इनकी लड़ाई लड़ेगी। क्या सच में इस बार सीमांचल से बड़ी खेल होने वाली है राज्य की सरकार बनाने में? क्या आप लोग जो कह रहे हैं कि बिहार की मुख्यमंत्री सीमांचल से होंगे, क्या सचमुच ऐसा रोल निभाएंगे इस बार आप लोग? ज़रूर हो सकता है इंशाल्लाह। बस अब ये जो है आवाम के हाथ में है। अगर आप लोग बेखौफ होकर एक तरफा वोट डाल देंगे तो जो है सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है। इस इलेक्शन में नहीं, अगले इलेक्शन में। बस आप लोग मुत्तहिद रहिए, हमारे सीट आ जाएंगे तो ये दिन भी हमको देखने ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सईदा फलक से बात हो रही थी, इन्होंने सीधा बेबाकी से अपनी बात को रख दिया है। अब क्लियर यह है कि भाई चुनाव के परिणाम आना बहुत कम समय बच गया है। 11 तारीख को वोटिंग होनी है। कल चुनाव प्रचार प्रसार 5 बजे थम हो जाएगा। सब नेता यहाँ से चले जाएंगे। अब यहाँ की आवाम जो फैसला करेगी वो सराखों पर होगा। और देखना यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर जो डेरा डाला गया है, सारे जो उनके कैंपेनर है, जो भी उनके स्टार प्रचारक हैं, जारे विधायक हैं, उनके जो नगर म्यूनसिपैलिटी के जो पार्षद हैं, वो सब लोग आए हुए हैं। तो सबकी मेहनत रही है। अब देखना ये है कि कितनी कामयाबी मिलती है। लाइव 24 न्यूज़ के लिए किशनगंज बिहार से मैं नहाज आलम, वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन आलम के साथ।